एक ट्रेन मुंबई की तरफ अपनी स्पीड में चली जा रही थी। रात के करीब 1 बज रहा था। स्लीपर बोगी में एक 2 साल का बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था। उस डिब्बे में यात्रा कर रहे सभी यात्रियों की नींद खुल जाती है। बच्चे के रोने से सभी यात्री काफी परेशान होते हैं। राजू उस बच्चे को चुप कराने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर बच्चा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। राजू के साथ एक 5-6 साल की लड़की होती है और 1.5-2 साल का लड़का। यात्रियों में से एक व्यक्ति पूछता है, भाई साहब, इन बच्चों की माँ कहाँ है? राजू बोला, मुंबई में, उसी के पास ले जा रहा हूँ बच्चों को। तभी सामने बैठी एक लड़की सरिता उस बच्चे अंश को अपनी गोद में ले लेती है और बच्चा चुप हो जाता है। राजू का जवाब लोगों को बड़ा अटपटा लगा। लोग सोचने लगे, क्या राजू सच बोल रहा है? क्या अंश और अंशिका की माँ मुंबई में हैं? इतने छोटे से बच्चे को छोड़कर अंश की माँ मुंबई में क्या कर रही है? कहीं इन बच्चों के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो रही? जानते हैं पूरी स्टोरी में। यह स्टोरी सत्य पर आधारित होते हुए स्टोरी में सभी पात्रों के नाम पूर्ण रूप से काल्पनिक है। दोस्तों, वाराणसी से मुंबई जाने के लिए कामायनी एक्सप्रेस प्लेटफार्म पर खड़ी थी। तभी एक व्यक्ति राजू 2 बच्चों के साथ आता है और ट्रेन में बैठ जाता है। लोग उसे देखकर काफी हैरान होते हैं। इतने छोटे बच्चा अंश जो 1.5-2 साल का था और 5-6 साल की बेटी अंशिका, इनको लेकर राजू अकेले सफर कर रहा था। साथ में कोई लेडीज नहीं है। एक व्यक्ति पूछता है, भाई, इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप अकेले सफर कर रहे हैं, इनकी माँ कहाँ है? राजू कहता है, भैया, मैं मुंबई रहता हूँ, मेरी पत्नी बच्चे गांव रहते थे। वह जिद करने लगी मुंबई जाने की, तो मैंने कहा अगली बार ले चलूँगा। अभी बच्चा बहुत छोटा है। इसी बात पर नाराज होकर वह अकेले ही बच्चों को छोड़कर मुंबई चली गई। अभी वह रूम पर है, वहीं बच्चों को लेकर जा रहा हूँ। राजू का यह जवाब सुनकर लोगों को बड़ा अजीब लगता है। लोग कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना छोटा बच्चा छोड़कर कोई माँ कहीं चली जाए? फिर भी लोग कुछ नहीं बोलते हैं। अंश सो रहा था। लोग कहते हैं, बड़ा प्यारा, क्यूट और शांत बच्चा है। लेकिन लोगों को यह नहीं पता था कि तूफान आने से पहले वाली शांति है यह। करीब 1 घंटे बाद अंश जाग जाता है और बहुत जोर जोर से रोने लगता है। राजू बैग से दूध की बाटल निकालकर अंश को पिलाने की कोशिश करता है, पर अंश सिर्फ रोए जा रहा था। राजू काफी परेशान होता है, पर अंश चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। सामने के सीट पर बैठी करीब 24-25 साल की लड़की सरिता यह सब देख रही थी। अंशिका सरिता की तरफ देख रही थी। सरिता ने अंशिका को कहा, बेटा, मेरे पास आओ। अंशिका सरिता के पास चली जाती है। सरिता ने अंशिका को कुछ खाने को दिया और पूछी, बेटा, आपकी मम्मी कहाँ हैं? अंशिका बोली, आंटी, मेरी मम्मी मुझे और बाबू को छोड़कर भाग गई। अब हम अपने पापा के पास रहेंगे। अंश अभी भी जोर जोर से रो रहा था। सरिता राजू से कहती है, लाइए, मुझे दीजिए। सरिता अंश को लेकर अपने कंधे से लगाकर थपकियां देती है। अंश तुरंत चुप हो जाता है। लोग कहते हैं, ममता तो ममता होती है, किसी से मिले। बच्चे को भी अपनी जगह पता है। सरिता अंश को बाटल से दूध पिलाती है। उसके बाद कंधे पर चिपकाकर इधर उधर घुमाती है। अंश सो जाता है। रात को करीब 10 बज रहे थे। सभी लोग खाना खाकर सोने लगते हैं। सरिता राजू से कहती है, आपको दोनों बच्चों के साथ सोने में दिक्कत होगी। अंशिका को मैं लेकर सो जाती हूँ, आप आराम से अंश को लेकर सोइए। राजू कहता है, अगर आप नहीं होती तो मैं परेशान हो जाता। आपका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। सभी लोग निश्चिंत गहरी नींद में सो रहे थे। रात को 1 बज गया था। अंश जाग जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। राजू अंश को चुप कराने में लगा था, लेकिन अंश
और तेज रोने लगता है। डिब्बे में सभी लोग जाग जाते हैं। लोगों को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा था। तभी एक व्यक्ति राजू को बहुत भला बुरा बोलता है। वह कहता है, भाई साहब, आपको सोचना चाहिए, इतने छोटे बच्चे को लेकर चल रहे हैं, इनकी भी ज़रूरतें होती हैं। कम से कम आपको एक लेडी साथ लाना चाहिए था। राजू सबकी बातें सुन रहा था, मगर कुछ बोलता नहीं है। अंश का रोते रोते पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसका गला सूखा जा रहा था। राजू अपने बच्चे की यह हालत देखता है तो राजू की सिसकियां निकलने लगती हैं। राजू सिसक सिसक कर रोने लगता है। सरिता भी जाग चुकी थी, यह सब देख रही थी। सरिता राजू के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, ऐसे क्यों रो रहे हैं, दीजिए अंश को। सरिता अंश को अपनी गोद में लेकर उसको हिलाती डुलाती है। अंश शांत हो जाता है। सरिता बाटल से दूध पिलाती है। फिर थोड़ी देर में अंश सो जाता है। सरिता कहती है, आप मेरी सीट पर सो जाइए, मैं अंश के साथ सो जाती हूँ, वरना यह फिर परेशान करेगा। फिर सभी लोग सो जाते हैं। जब सुबह लोगों की आँख खुलती है तो देखते हैं अंश सीट पर बैठकर खेल रहा है। उसका कपड़ा भी चेंज हो गया है, मुंह पर पाउडर लगा है। अंश बड़ा ही प्यारा लग रहा था। राजू की आँख खुली तो अंश को खेलता देखकर काफ़ी खुश हुआ और बोला, इसके कपड़े कब चेंज किया आपने? सरिता बोली, 5 बजे के करीब इसने बाथरूम कर दिया तो मैंने आपके बैग से कपड़े लेकर इसकी मालिश किया और कपड़े भी चेंज किया। सरिता बोली, माफ़ करिएगा, मैंने बिना पूछे आपके बैग को छुआ। आप अपना बैग चेक कर लीजिए, कोई सामान गायब तो नहीं है। राजू बोला, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आपका एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा? आपका उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। इस तरह सफ़र कटता है और ट्रेन मुंबई पहुंच जाती है। दोनों ट्रेन से उतरते हैं। सरिता अपने मोबाइल में सबके साथ सेल्फी लेती है। अंशिका सरिता का हाथ पकड़कर कहती है, आंटी आप भी मेरे साथ चलिए ना। सरिता बैठकर अंशिका को अपने गले लगा लेती है। सरिता की आंखों में आंसू भर जाते हैं। सरिता राजू से कहती है, घर जाकर इनकी माँ से कहिएगा इतने प्यारे प्यारे बच्चों को छोड़कर कहीं ना जाया करें। और फिर दोनों अपने अपने घर के लिए चल देते हैं। दोस्तों, राजू चेंबूर में रहता है और सरिता पवई में रहती थी। राजू अपने घर पहुंच जाता है। राजू की टाइल्स, मार्बल और सीमेंट की दुकान थी। उसके साथ उसके माँ बाप और उनका इकलौता बेटा राजू और उसके बच्चे, इतने लोग परिवार में थे। राजू अपनी माँ से बताता है, सफ़र में एक लड़की मिली थी और उसने कितनी मदद की। उससे पहले अंशिका दादी से सब कुछ बता चुकी थी कि आंटी बहुत अच्छी थी। करीब 2-3 दिन बीतता है। राजू के मोबाइल पर कॉल आता है। उधर से आवाज़ आती है, मैं सरिता बोल रही हूँ। राजू सरिता की आवाज़ सुनकर बहुत खुश होता है। सरिता कहती है, बच्चे कैसे हैं? राजू कहता है, ठीक है। अंशिका तो हर समय आपकी ही बात करती है। मैं आप ही के बारे में सोच रहा था कि मुझे आपका नंबर ले लेना चाहिए था। अंशिका आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? सरिता कहती है, मैं अंशिका को कार्टून दिखा रही थी। ट्रेन में तो नेटवर्क छोड़ दिया था, तो मैं आपके मोबाइल से अपने पर मिलाया। इस तरह नेटवर्क पकड़ लेता है। इस तरह आपका नंबर मेरे पास आ गया। सरिता बोली, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बार बच्चों से मिलना चाहती हूँ। बहुत दिल कर रहा है उनको देखने का। राजू कहता है, आपका मैं बहुत एहसानमंद रहूँगा। आप आइए, आपका स्वागत है। कहिए तो मैं आ जाऊँ आपको लेने के लिए। सरिता कहती है, आप पता बता दीजिए, मैं आ जाऊँगी। राजू पता बता देता है और अपनी माँ और पिता से बताता है। सरिता आ रही है, जो ट्रेन में मिली थी। राजू के माँ और पिता भी काफ़ी खुश होते हैं। सरिता राजू के घर पहुंच जाती है।
सभी लोग सरिता का स्वागत करते हैं। सरिता को देखकर अंशिका दौड़कर उसकी गोद में बैठ जाती है। सरिता अंश को अपनी गोद में उठा लेती है। दोनों ही बच्चे सरिता को देखकर काफ़ी खुश थे। सरिता अपनी निगाह घर में इधर उधर दौड़ा रही थी। सभी थे पर इन बच्चों की माँ कहीं दिखाई नहीं देती है। सरिता राजू की माँ से पूछती है, आंटी अंश की मम्मी कहाँ हैं? तब राजू की माँ कहती है, बेटी अब तुमसे क्या छुपाना, तुम अब हमारे परिवार जैसी हो। मेरे बेटे को तुम देख ही रही हो, बहुत सीधा है और हम दोनों पति पत्नी। बेटा की शादी हमने गांव में किया कि अच्छी बहू आएगी, अच्छे से रहेगी। वह जब भी मायके जाने की बोलती हम लोग उसे भिजवा देते थे। ना जाने किस बात की कमी थी उसको। इस बार जब वह गांव अपने मायके गई तो कुछ दिनों के बाद उसने राजू को फोन किया कि अगर तुम अपने माँ बाप से अलग रहोगे तो मैं आऊँगी, नहीं तो आकर अपने बच्चों को ले जाओ। मैं नहीं आऊँगी। और जब राजू गांव गया तो पता चला वह किसी के साथ भाग गई है। बच्चों को लेकर राजू आया। यह सुनकर सरिता सोचने लगती है, ऐसी भी माँ है जो इतने प्यारे प्यारे बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ भाग जाए। सरिता कहती है, आंटी मैं तो कुछ ही समय इन बच्चों के साथ रही और यह दोनों मेरे दिल में बस गए। कैसी थी वह, अपने बच्चों का भी मुंह नहीं देखा उसने। उसके बाद राजू कहता है, सरिता जी क्या करती हैं आप? सरिता बोली, घर पर पैकिंग का काम आ जाता है, वही हम सब मिलकर करते हैं। मेरे घर में मेरे पापा हैं जो टेम्पू चलाते हैं, माँ है, भाई भाभी हैं और छोटे भाई बहन हैं। राजू कहता है, अगर आप कुछ दिन यहाँ रहकर मेरे बच्चों को संभाल दे तो मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। जो भी पैसा कहेंगी दे दूँगा। सरिता कहती है, पैसों की बात नहीं है, ना जाने क्यों इन बच्चों की मुझे बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैं आ गई मिलने। अगर आप मेरे पापा से चलकर बात कर ले तो मैं भी बोल दूंगी, शायद वह हमें आने दें। मेरी माँ अभी गांव गई हैं, मैं तो चली आई, कुछ दिन बाद वह भी आ जाएंगी। मेरी शादी गांव में ही तय है, नवंबर में। उसी सिलसिले में बात करने गई हैं। राजू अपनी गाड़ी निकालता है, सभी लोग बैठते हैं, बच्चे भी रहते हैं और सरिता के घर पहुंच जाते हैं। सभी बातें सरिता के पिता से बताते हैं। सरिता के पिता कहते हैं, बच्चों की बात है, ठीक है बेटी चली जाया करो, संभाल दो बच्चों को। सरिता रोज राजू के घर जाती और परिवार में काफ़ी घुल मिल जाती है। इस तरह 3-4 महीना बीत जाता है। आ जाता है अक्टूबर का महीना। अगले महीने सरिता की शादी थी। राजू की माँ से कहती है, आंटी 10-15 दिन और मैं आऊँगी, उसके बाद गांव जाना होगा, अगले महीने मेरी शादी है। यह सुनकर सभी लोग उदास हो जाते हैं। राजू की माँ कहती है, बेटी बहुत सारे एहसान तुमने हम पर किया है, एक और एहसान हम पर कर दे बेटी, मेरे बेटे का घर बसा दे बेटी, मेरे बेटे से शादी कर ले बेटी। दोस्तों यह सुनकर सरिता जाकर राजू के माँ के गले लग जाती है और रोने लगती है और कहती है, मैं भी आप लोगों के बिना नहीं रह पाऊंगी, इन बच्चों के बिना जी नहीं पाऊंगी। आप लोग चलकर मेरे मम्मी पापा और भैया भाभी से बात करिए, मैं भी भाभी से बोल दूंगी। दोस्तों राजू के माँ बाप सरिता के माता पिता से बात करते हैं। सरिता भी अपनी भाभी से कहती है वह यही खुश है। सरिता की भाभी अपने सास ससुर से कहती है सरिता यही खुश रहेगी, उसका भी मन यही शादी करने का है। दोस्तों सरिता के माता पिता जहां पहले शादी तय किए थे, फोन करके माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं अपनी बेटी की शादी हम यही कर रहे हैं। राजू और सरिता की शादी हो जाती है, परिवार में खुशियां छा जाती हैं। दोस्तों यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके स्टोरी को लाइक सगे संबंधियों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।